मंत्री जी अपनी बात आरंभ करें। जय मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। पूरा हिमाचल आजकल भारी बारिश के कारण एक बहुत बड़ी त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। का सामना 24 में भी करना, 2024 में भी करना पड़ा और 2025 में यानी कि इस वर्ष तो प्री मॉनसून का ही दौर था पहले, और उस वक्त ही आपदा की शुरुआत हो गई और हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर उस वक्त मंडी जिला के अंतर्गत 30 जून की रात को बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है। एक ही रात में 42 लोगों की जिंदगी चली गई। अभी मॉनसून शुरू होने का वो समय था और जिसमें सबसे ज्यादा क्षति अगर हुई है उस वक्त तो मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जिसमें 29 लोगों की जिंदगी चली गई एक ही रात में, और अभी तक 32 लोगों की जिंदगी चली गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा तरह की टिप्पणियां की उस वक्त। ये मंडी जिला है और मंडी जिला के साथ साथ में सराज विधानसभा क्षेत्र है, और इस आपदा के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पूरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मेरा नाम लेकर के कहा गया कि वो जिम्मेवार हैं। मैं उस वक्त भी इस बात को बड़ा स्पष्ट कह रहा था कि ये आपदा किसी को पूछ करके नहीं आती और ना ही ये आपदा का दोष किसी व्यक्ति को देना चाहिए, ना ही किसी सरकार को देना चाहिए। आपदा सिर्फ आपदा है। हर सरकार में आपदा ने नुकसान किया है, और अब आप इस बात को देख रहे हैं कि मॉनसून का ये दौर जो जब आगे बढ़ा, और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि मॉनसून का ये शिथिल होने का वक्त आ गया है, धीमा होने का वक्त आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े स्तर पर पूरे हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के कारण बहुत बड़ा जान माल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां इस आपदा के कारण नुकसान नहीं हुआ है। और इस आपदा का नुकसान जिस प्रकार से हुआ है, स्वाभाविक रूप से यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है कि अगर हर वर्ष अगर ये दौर इस प्रकार से चलता रहा तो आखिर हिमाचल प्रदेश का होगा क्या। हजारों करोड़ की क्षति हर वर्ष हो रही है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जा रही है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के साथ पशुधन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हजारों की तादाद में, और जमीन, बाग बगीचे, उसकी भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। अभी हम देख रहे थे कि मोटे तौर पर अभी तक जो हमारे पास जो ऑफिशियल एक आंकड़ा है, जिसमें इस बार के इस बारिश के मौसम में, इस मॉनसून के मौसम में क्लाउड ब्रस्ट जो है वो 45 हुए हैं, 45 जो आंकड़ा हमारे पास आया, और फ्लैश फ्लड जो है वो 91, और जो बहुत बड़े वॉल्यूम में जो भूस्खलन हुए हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, 105 के लगभग वो जानकारी मिली है। और अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार जो है 360 लोगों की जिंदगी चले गई इस छोटे से हिमाचल प्रदेश में, और जिसमें 197 लोग तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बारिश के मलबे के कारण, नदी के कारण, नाले के कारण जो है वो जिंदगी खो बैठे हैं।
जो हिमाचल प्रदेश में फुली डैमेज्ड हाउसेस का अभी तक नंबर जो है सर्टेन नहीं हो पाया है, कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि रोजाना डैमेजेस हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि वो आंकड़ा भी हजारों का है जो फुली डैमेज्ड है। पार्शली डैमेज्ड उससे भी मुझे लगता कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा होगा, अमूमन इस बात को देखते हैं। और बहुत सारी सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद आज की तारीख में भी हैं। आज मैं आप सबके साथ यहां पर कुल्लू में बैठा हूं। पिछले कल हमारा कुल्लू आना हुआ था और हम देख रहे हैं कि मॉनसून के इस दौर में जो इसका एक दौर जो समापन की ओर, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि मॉनसून समाप्त होने की दिशा में अब होना चाहिए था, उस दौर में जो नुकसान हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो कुल्लू जिला में हुआ है और चंबा जिला में हुआ है। चंबा जिला में मणिमहेश की यात्रा के दौरान लगभग 15,000 यात्री श्रद्धालु जो वहां पर यात्रा पर गए थे वो संकट में फंसे। अभी तक जो आंकड़ा है उसमें 18 लोगों की जिंदगी चली गई। अभी तक भी चंबा का कम्युनिकेशन बंद पड़ा हुआ है, अधिकांश हिस्सों का। भरमौर तक अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना रोड कनेक्टिविटी है, ना हमारे कम्युनिकेशन की कोई कनेक्टिविटी है। और उसी तरह से अगर हम इस बात को देखें तो कुल्लू जिला में अब आते हम, मंडी से कुल्लू आने का सफर हमारा 1.5 घंटे में बहुत आराम से भी चले तो भी पूरा हो जाता था, 1.25 घंटे में और 1.5 घंटे में पूरा होता था। और कल मैं मंडी से कुल्लू पहुंचा तो 6 घंटे का सफर कुल्लू तक का किया। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे नेशनल हाईवे किस कदर डैमेज हुआ है, क्योंकि ये तो नेशनल हाईवे है। और उसके बाद यहां से फिर मनाली तक गए, और मनाली तक भी जहां तक हम गए तो मनाली का जो हमारा पुराना गांव है ओल्ड मनाली, जिसका पुल भी बह करके चला गया, वो बहुत पुराना पुल था। वहां पर भी हम देख करके आए हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नेशनल हाईवे का कटान हुआ है ब्यास नदी के कारण, उसको रिस्टोर करने में बहुत सारा वक्त लगेगा। अगर मैं कुल्लू की अगर मैं बात कहूं तो मैं देख रहा था कि जो सबसे बड़े जान माल की जो क्षति, जो जहां लाइफ लॉसेस जो हुए हैं कुल्लू में, कि भी गुंजाइश हो, क्योंकि आपके पास और ज्यादा डिटेल्ड इसमें फिगर्स होंगे। जो अभी तक जो कश्मीरी लोग जो है यहां पर उस लैंडस्लाइड में जहां पर फंसे थे, उनके 7 लोगों के आज सुबह तक शव बरामद हुए हैं। डेड बॉडीज 7 लोगों की मिली हैं। पहले 3 मिली थी, उसके बाद 1 पिछले कल मिली, और जो जानकारी मिली है कि 2 आज सुबह भी मिली है। टोटल 7। 2 लोग अभी भी उसमें मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। और उसी तरह से 4 लोग जो है वो लोकल थे, और जिसमें से 1 की डेथ की कंफर्मेशन है, 3 इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। कुल मिलाकर के 12 लोगों की ये जानकारी जो हम मिली है, ये अभी तक जो है उसमें इस आपदा के कारण जो यहां पर कुल्लू जिला में हमारे जो लोग उसमें फंसे थे, और जिनके एक तरह के हम कह सकते हैं कि कंफर्मेशन बाकी लोगों की होनी बाकी है, लेकिन उनकी जिंदा रहने की अब संभावनाएं, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी कम होती जा रही है। और यही स्थिति हमारे बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी है। और बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी हमारा सैंस का इलाका, तीर्थन का इलाका,
जो है हमारा नेशनल हाईवे 305 नेशनल हाईवे का है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उस कारण से बहुत बड़ी क्षति वहां पर हुई है। और इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और वो चिंता का विषय है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का मतलब है कि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में मनाली आते हैं, जिसके कारण यहां की इकोनॉमी चलती है, उसको तो क्षति है ही है। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा कुल्लू का ये पूरा इलाका, कुल्लू पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जहां लगभग 2000 करोड़ के लगभग हमारी एप्पल की इकोनॉमी है। जब सारे रास्ते बंद पड़े, यानी कि दौर ऐसा आ गया कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब सेब को पीठ पर उठा करके लाते थे तो कम से कम मेन जो रोड होता था, सड़क होती थी, वहां तक तो पहुंचते थे, लेकिन अब तो वो सड़क भी नहीं बची है। और हजारों लोगों की इकोनॉमी जो है सेब पर आधारित है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो यहां के बागवानों को हुआ है। और बागवानों के साथ साथ में हमारा जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से तबाह हुई है। अगर मैं सारी चीजों की अगर डिस्क्रिप्शन करता रहूं, इसकी डिटेल जानकारी देता रहूं, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, क्योंकि हर इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब जहां तक बात आती है सरकार की, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, ये आपदा का दौर बहुत बड़ी क्षति करते हुए लगातार यह क्रम अभी तक बना हुआ है। मैं सरकार को इस बात के लिए कोई दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपदा का दौर आता है तो पहली प्राथमिकता, पहली जिम्मेवारी किसकी होती है? वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो यहां की, उसका दायित्व तो बनता है सबसे पहले संकट में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करना, और संकट में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के साथ साथ उसके बाद प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना। और तीसरा पार्ट इसका होता है जो डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को रिस्टोर करना। पुल टूटा है, पुल ठीक करना, सड़क टूटी है, सड़क ठीक करना, रास्ता टूटा है तो रास्ता ठीक करना। अगर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेजेस हुए उसको रिस्टोर करना, उसको ठीक करना। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से, यानी कि 2023 के बाद, इस आपदा के कारण जो नुकसान उस वक्त हुए थे वो नुकसान जस के तस पड़े हैं। रेस्टोरेशन वर्क्स जो है, कोई नहीं, मलबा गिरा है सड़क पर तो 2023 का मलबा भी 2025 में आपको वहीं मौजूद मिलेगा। अगर पुल टूटा है तो वो पुल 2023 में टूटा था तो वो पुल अभी तक भी टूटे हुई हालत में वहां पर पड़ा है। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करना, उसको ठीक करना, उसको दुरुस्त करना। दूसरा काम, जो 2023 के लोग, जो प्रभावित परिवार हैं, क्या उन लोगों को सही मुआवजा मिल गया? पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए उस वक्त मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र के दौरान घोषणा की थी कि 4,500 करोड़ रुपए का मैं पैकेज का ऐलान करता हूं। 4,500 करोड़ रुपए का। और जब हमने उसकी डिटेल, जब तफसील मांगी उसकी, तो मालूम पड़ा कि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 93,000 जो घर आए हैं, मकान आए, वो भी उसका हिस्सा बना दिया है। 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का जो पैसा जो हिमाचल प्रदेश में रूटीन में खर्च होता है वो भी उसका हिस्सा बना दिया है। और मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि जब हमने अभी विधानसभा के सत्र के दौरान सारी डिटेल मांगी कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज आपने 2023 में अनाउंस किया था हिमाचल प्रदेश के प्रभावितों को और रेस्टोरेशन के लिए जो डैमेजेस हुए, उसमें से कितना पैसा खर्च किया? आंकड़ा आया वो 300 4,500 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए भी खर्चा नहीं किया।
तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों? मैं इन सारी चीजों में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आना इसलिए पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं एक ही बात कहते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया, केंद्र से पैसा नहीं आया। 2023 के बाद अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो राहत के लिए एसडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का जो पैसा आता है, वो अमाउंट जो है 5000 करोड़ से ज्यादा आ चुका है, 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है। जो डिजास्टर का पैसा आता, दो पार्ट होते हैं उसमें, एक एसडीआरएफ का पैसा होता है और एक पैसा जो है एनडीआरएफ का होता है। एसडीआरएफ का पैसा जो होता है वो फाइनेंस कमीशन तय करता है, 2 इंस्टॉलमेंट में आता है हर साल, एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन एनडीआरएफ का पैसा वो पैसा होता है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आती है, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आती है, जो विजिट करती है, असेसमेंट करती है, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट जहां से उसके अगेंस्ट क्लेम भेजती है, उसके तहत आता है। और अभी भी 2006 करोड़ रुपए जो 2023 का जो डैमेज हुआ है, उसका पैसा हिमाचल प्रदेश को लगभग 500 करोड़ के लगभग जो है वो जारी कर दिया गया है एनडीआरएफ के तहत, ओवर एंड अबव जिसको बोलते हैं। अब प्रश्न पैदा यह हो रहा है कि जब केंद्र से पैसा आ रहा है, वो जा कहां रहा है? जिसका घर टूटा है उसको एक इंस्टॉलमेंट मिली है, कई जगह एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिली है। जिनके परिवार के लोग चले गए हैं उनको भी पूरा पैसा नहीं मिल पाया। पार्शियली डैमेज घर के जो है उनको कहा कि भाई आपका घर अभी तक गिरा नहीं, वो गिरने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद बोलते पैसा देंगे। रहने के लायक वो रहा नहीं है। तो ऐसी सूरत में जैसे ही मुख्यमंत्री कहीं मीडिया के सामने खड़े होकर के बोलने की शुरुआत करते हैं तो पहली बात एक ही कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, कि जयराम जाए दिल्ली जाकर के पैसा लेकर के आए, बीजेपी की केंद्र सरकार है। मेरा उसमें कहने का मतलब यह है कि आप कब तक यही कह करके अपनी जान को बचाने की, अपने जो है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आपदा है, पहली जिम्मेवारी मैंने कहा कि प्रदेश सरकार की है, और उसके बाद केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उसमें मदद करने की है। आप केंद्र सरकार से मदद के लिए बात कह सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, वो आपका अधिकार है। और केंद्र सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को जो डिजास्टर में मदद की है, जो मैंने कहा जो पैसा दिया है, वो हाईएस्ट एवर है, अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपदा में समय पर अगर राहत नहीं मिली, उस राहत का कोई अर्थ नहीं बनता है। मैं यहां कुल्लू जिला में कल सुबह से शाम तक जहां भी गया, अभी तक फौरी राहत जिसको बोलते हैं, जो इमीडिएट रिलीफ होता है, वो नहीं मिल पाया है। मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हो गया। यहां पर कुल्लू जिला का जो इलाका कल वहां पर जाकर के गए थे, जहां पर हम नदी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके घरों को खतरा हुआ है। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पहुंचा नहीं। मैंने कहा कोई आया भी, यहां पर कोई आया नहीं, जबकि वो दूर नहीं था। तो कुल मिलाकर के हम इस बात को कह रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि उसकी भरपाई केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार या कोई विधायक या कोई सांसद कर पाएंगे इस चीज की। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि इस संकट की घड़ी में राजनीतिक बातें ना करके सिर्फ और सिर्फ मदद मदद मदद, लोगों के लिए राहत राहत राहत, इस काम को फोकस होकर के करें। राजनीति हम करते रहेंगे, बाद में वो सारी चीजें होती रहेंगी। अभी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र था, और विधानसभा के सत्र में हमने स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी कि नियम 67 के अंतर्गत सारा काम रोक करके हमने चर्चा चाही। 4 दिन चर्चा हुई, लेकिन एक कोने से दूसरे कोने तक सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना सिर्फ एक ही बात का, दोष किसको दे रहे हैं? केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा है।
अरे स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा पहले दिया गया है, पहले उसका हिसाब दीजिए, वो हिसाब देने की स्थिति में नहीं हो। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, झूठे आंकड़े पेश करना, यह मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। एक घर फुली डैमेज होता तो उसके कहा कि 7 लाख रुपए देंगे, और 7 लाख रुपए में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं 3 लाख रुपए तो वो है जो केंद्र का है। 3 लाख रुपए तो उसमें केंद्र का पैसा आता, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए डिजास्टर का पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के आता है, वो दिल्ली से आता है पैसा। आप सीधा बोलिए कि 4 लाख रुपए हम दे रहे हैं, लेकिन बोलते नहीं, 7 लाख रुपए में दे रहा हूं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, गलत आंकड़े दे करके, गलत जो जानकारी दे करके गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जाता है, वो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वर्तमान स्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अभी हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत बुरी तरह से इस बारिश के कारण, इस आपदा के कारण प्रभावित है। कल मुझे लाहौल के पूर्व विधायक भी मिले थे, उनके डेलीगेशन था। बहुत सारी बड़ी संख्या में पुल बह करके चले गए, सारी फसल वहां की तबाह हो गई है। इनके ऑफ सीजनल वेजिटेबल जो वहां की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो सारी सड़ रही है। और वही स्थिति हमारे कुल्लू जिला के अंतर्गत सेब की है, मंडी जिला के अंतर्गत जो सेब का इलाका है, शिमला जिला के अंतर्गत वो सेब का इलाका है, वहां पर है। अब तो हिमाचल प्रदेश का कोई जिला ऐसा बचा नहीं जहां नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि नुकसान काफी ज्यादा है, लेकिन प्रदेश सरकार को प्रोएक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के काम करना चाहिए और इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। मैं उसका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में रेवेन्यू मिनिस्टर 1 महीने के बाद आते हैं, और 1 महीने के बाद आते हैं 72 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके चले जाते हैं। और लोग कौन? जिनका घर चला गया है। लोग कौन? जिनका परिवार का सदस्य चला गया है, रिश्तेदार चले गए हैं। उन लोगों को एफआईआर, उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। ये हिमाचल क्या, मुझे लगता है पूरी दुनिया, पूरे देश भर में ऐसा उदाहरण होगा कि जब इस तरह से प्रभावित लोगों के ऊपर जो है मामले दर्ज के, 3 एफआईआर दर्ज की हुई है। तो ये स्थिति है प्रदेश सरकार की वर्तमान। संवेदनहीनता का न्यूनतम स्तर छुआ है अब की बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, यानी कि सबसे ज्यादा जिसको मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। और जहां जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं, इस राज्य में आए तो वहां पर भी कहा कि भाई कि यहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। और यहां कुल्लू में भी आए तो मैं देखा कि दौड़ते दौड़ते गए, कबड्डी, मतलब थोड़ा ठहराव के साथ लोगों की बात सुन करके उनकी बात के समाधान की दृष्टि से कुछ काम करना, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे लोग हमको रास्ते में मिले जिन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को आते तो देखा, आने के साथ जाते हुए देखा, लेकिन बात नहीं हो पाई, मिलना ही नहीं हो पाया। चलते चलते आए, चलते चलते चले गए। और वही स्थिति आपको तो में दूसरे जिलों की भी है। और चंबा के इलाका जो पूरा अभी तक भी कटा पड़ा हुआ, सारे कम्युनिकेशन से, देश दुनिया से कटा हुआ है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोड कनेक्टिविटी वो भी सब जगह टेम्परेरी है, वाटर सप्लाई वो भी टेम्परेरी है, पावर सप्लाई वो भी टेम्परेरी है, और इसके साथ कम्युनिकेशन वो भी टेम्परेरी है, कभी आता है कभी जाता है। इस स्थिति से बाहर लाने के लिए प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने चाहा था कि आज हम कुछ फीडबैक के रूप में जो चीजें हमने फील्ड में देखी हैं उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते थे, लेकिन शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमारा फील्ड विजिट है, तो फिर हमने उचित नहीं समझा कि उनको फील्ड विजिट से रोका जाए। राहत के कार्य में किसी प्रकार से कोई वो नहीं आनी चाहिए। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे में जो प्रोग्रेस है वो हमने कल हमको ब्रीफ की है, उसमें वो युद्ध स्तर पर काम पे लगे हैं। अभी तक तो जो जानकारी मुझे उन्होंने दी है, लगभग 145 मशीन जो है एंगेज की हुए इस वक्त राउंड द क्लॉक उनने। और नितिन गडकरी जी ने विशेष तौर से
अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक वीडियो उनका वायरल, उन्होंने पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे के जो डैमेजेस का जिक्र मंडी से कुल्लू का मनाली का जिक्र किया है विशेष तौर से, और उनने कंपनियों के ऊपर भी बहुत गंभीर टिप्पणी की है। डीपीआर जो बनाई जाती है वो घर बैठे बनाई जाती है, गूगल से बनाई जाती है, और सही मायने में जो फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वहां की हालात की मौके की उसके अनुसार नहीं बनती है। और खास तौर से ये जो ब्यास नदी के साथ में जो डैमेजेस हमारे नेशनल हाईवे को हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि में मैं मानता हूं रही है। उस तरह की जो जब डीपीआर बनी, इसका लेवल रेज करने की आवश्यकता है। हर बार हम जोड़ते रहें, हर बार फिर टूटती रहे, ये दौर अगर चलता रहेगा तो प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैंने गृह मंत्री जी से भी इस संदर्भ में निवेदन किया है, और नितिन गडकरी जी से जो हमारे सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे भी निवेदन किया है कि समय निकाल करके हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो क्षति हुई है, जानमाल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए एक बार हिमाचल प्रदेश आए। थैंक यू वेरी मच। और कोई बात हो अगर आप लोगों की है तो। ठाकुर साहब, आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, हिमाचल के नीति निर्धारकों में भी शामिल है, जिस तरह से हिमालयी रीजन में लगातार प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, क्या विकास के मायने बदलने चाहिए? थोड़ी नीति निर्धारण में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। छोटे हाइडल प्रोजेक्ट हो, 4 लेन की जगह 2 लेन हो, और जिस तरह से चर्चाएं चली हुई, गडकरी जी ने भी माना कि नेचुरल हिमालय क्षेत्र में जो थोड़ा सा विकास का पैमाना अलग से निर्धारित किया जाए, तो आपका क्या रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डेवलपमेंट एक रिक्वायरमेंट है। हम एक जगह रुक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमको ये भी मान करके नहीं चलना चाहिए कि हम नेचर को बहुत बड़ा उसमें नुकसान करें। और ये जरूरत है देश के बाकी हिस्सों से हिमालयन रीजन को जो है, हिमालयन रीजन जो है पर्टिकुलरली, कि प्रकृति को नुकसान ना हो, ये बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूं कि जो नेशनल हाईवे 4 लेन जो बन रहे हैं, उसके कारण ये जो डंपिंग साइट्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी है। लेकिन अब की बार जो हमको जो देखने को मिला है कि जो बारिश का जो वॉल्यूम हुआ, जो रेनफॉल का जो वॉल्यूम है, ये बहुत एक्सेसिव, बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब पिछले मोर देन 100 ईयर का रिकॉर्ड तो टूट गया है। इस बात को लेकर के साफ कहते हैं। और दूसरी बात, अब इस बात को भी देखा होगा कि बहुत सारे इलाके में ऐसा भी देखने को आया है कि 12,000, 13,000 फीट, 10,000 फीट की हाइट में वहां से इरोजन शुरू हुआ, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं है, वहां आपकी कोई डेब्रिस नहीं है, वहां पर आपका कोई रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई डंपिंग साइट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इरोजन हुआ। ये सोचने का विषय है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में भी देख रहा शुरू के दौर में बहुत हाइट पर जा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पूरा पहाड़ निकल करके आ गया। और यहां पर अब तो कुल्लू में भी हम देख रहे हैं, कुल्लू में भी बहुत जगह ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जहां ये हुआ है। इस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। मैं दिल्ली गया था, जब दिल्ली हम गए थे उसमें हम सब सांसद भी साथ थे, और हमारे केंद्र में मंत्री हैं आदरणीय नड्डा जी, जो पार्टी के अध्यक्ष भी, वो भी उसमें गए थे। और वहां पर जाकर के जब हमने बात की तो हमने कहा कि जो डैमेजेस हुए वो तो एक पार्ट है, लेकिन आने वाले समय में डैमेजेस को रोका कैसे जाए, इसके लिए स्टडी करने के लिए कुछ टीम का होना का आवश्यक है। टीम भेजी थी और उसकी जानकारी हमको मिलेगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं होते हैं, सेवा का भाव भी होना चाहिए। इस बात को मैं आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जब यह आपदा का दौर आया, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में जो राहत सामग्री लोगों से लेकर के प्रभावित परिवारों को दी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो दी ही दी। आज चंबा के लिए भी हजारों की संख्या में गाड़ियां जाकर के वहां पर किटें देकर राशन, सामान, दूसरा जो जरूरत की चीजें हैं वो दे रही हैं। लेकिन मैं इस बात को मैं जरूर पूछना चाहता हूं, जो पार्टी सत्ता में है, एक भी आदमी कहीं नहीं दिखा, एक भी आदमी, कांग्रेस का कोई विधायक, कोई नेता
राहत कार्य को करते हुए नहीं देखा। एक भी गाड़ी हमको कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिनकी सरकार है प्रदेश में, राहत सामग्री लेकर के आते और जाते नहीं देखा हमने। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। मैं जब चीफ मिनिस्टर था उस वक्त भी कोविड के दौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां तक के उस काम में भी लगे कि कोविड में अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि अब नहीं, आप ही करो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के जो है पीपी किट पहन करके उनका अंतिम संस्कार किया है। तो बहुत मानवीय दृष्टिकोण जो है इस पार्टी में है ही नहीं, जो पार्टी आजकल हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है। पिछले कल नियम कानून संशोधन की भी बात की जा रही है ताकि जो प्रभावित हो गए जिनके घर टूटे उन्हें भी कर दिया जाए। इस तरह से सरकार किस तरह से केंद्र में, तो निश्चित रूप से मुझे तो यही लगता है कि मानवाधिकार का विषय तो है ही है और इस पे और आगे बढ़ करके काम करने की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंश्योर करने की वो स्टेट गवर्नमेंट की है, उनको उन सारी चीज को सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को सही मायने में जो है आपदा में राहत मिल सके। नहीं तो यहाँ वो कह रहा है जो राहत आ भी रही है आपदा में वो प्रभावित लोगों के बजाय उन लोगों को मिल रही है जो पात्र नहीं है। पिछले कल मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहे, सोशल मीडिया में भाजपा एक्सपर्ट है, उनकी मास्टरी है सोशल मीडिया में बयानबाजी कर, धरातल पे कुछ नहीं कर रहे। और उन्होंने साथ में ये कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश से 7 MP केंद्र में है और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहीं से है। तो जो वनाधिकार कानून में उन्होंने संशोधन की बात कही थी ताकि लोगों को 1 बीघा जमीन दी जाए और राहत की भी बात कही थी, इस पर क्या? देखिए मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपनी जिम्मेवारी से किनारा करना ये कहीं भी किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जिस बात पर होना चाहिए कि मैं प्रभावित परिवारों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकूं, राहत कैसे पहुंचा सकूं, लोगों की जिंदगी को सरल कैसे बना सकूं। जबकि उनका पूरा समय जहां भी उनको मीडिया का माइक दिखता है वहां एक ही बात कहते हैं कि भाजपा की केंद्र में सरकार है। अरे प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर हिम्मत है, हौसला है तो आपको इस बात को स्वीकार करने की मेरे बस की बात नहीं है। अब आप यहां पर मुख्यमंत्री हैं, केंद्र का जिम्मा उसके बाद है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मदद करने की बात आप कह रहे हैं, केंद्र से जो मदद आ रही है हम इसी बात को कह रहे हैं। 2023 से अभी तक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आया, वो पैसा लगा कहां बताइए। आपने झूठ बोला है प्रदेश के लोगों के साथ कि 4,000-4,500 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन कलाई खुल गई जब हमने जवाब मांगा तो कहा कि 300 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जहां आप FCA की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात कह रहे हैं, जो वन अधिकार की बात कह रहे हैं, वो एक विषय है, उसको हमने टेकअप किया है। लेकिन आप उसको यहां से केंद्र सरकार के समक्ष रखें और उसके बाद केंद्र की ओर से उसमें मदद करने की बात जो की जा सकती है वो करने के लिए हमने कब मना किया है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात सत्य है कि आपने 2023 में घोषणा की जिन लोगों के घर चले गए हैं उनको 3-3 बिस्वा जमीन जो है वो दी जाएगी, लेकिन क्या वो कितने लोगों को जमीन मिली ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजों को राजनीतिक तराजू में तोलते हैं। मैं समझता हूं कि इस आपदा के दौर में वो उचित नहीं है। ठाकुर साहब, सरकार कह रही है कि उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया विश्व बैंक की मदद से आपदा से निपटने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार से इस वर्ष जो आपदा है इसके लिए अभी कुछ नहीं मिला। नहीं, देखिए ऐसे मैं कह रहा हूं कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और SDRF का पैसा तो फाइनेंस कमीशन की ओर से जो फिक्स होता है वो पैसा तो स्टेट को मिल ही रहा है, उसमें तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिल रहा है। और मैंने ये भी बताया कि 2006 करोड़ रुपए जो है वो जो क्लेम्स के अगेंस्ट जो है NDRF के तहत ओवर एंड अबव जो पैसा मिला है उसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को आ चुका है। तो इस आपदा के दौरान वो पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। बात तो ये है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो
कहा कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को 1 करोड़ देते हैं। तो कोई इस तरह से कोई समाधान हो सकता है? तो मेरे कहने का मतलब, जहां कुल्लू मनाली में जहां पर हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यहां 2 करोड़ या 3 करोड़ 4 करोड़ देंगे तो उससे होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आपको बताऊं कि सबसे पहली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए पहले फंड, सारे काम को रोक करके, उनको छोड़ करके पहली प्राथमिकता इस वक्त जो है, जो प्रभावित परिवार है उनको राहत देना, तो उस काम को करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से निश्चित रूप से आएगा। सर, आपदा में जैसे बहुत सारा कुल्लू का क्षेत्र जो है वो संवेदनशील हो गया है, काफी ज्यादा बाजार में, कुल्लू शहर में कल आपने जहाँ दौरा किया वो पूरा एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में, इस समय वो सड़कों पे है लोग, तो उनके पुनर्वास की किस तरह की आप मुद्दा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से उठाएंगे? देखिए, जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, हमने सुझाव दिया है कि जो पर्टिकुलरली जहां ये नुकसान ज्यादा हो रहा है, हर बार हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है, वहां एक तो ये करना चाहिए कि हमको कम्युनिटी शेल्टर होम प्लान करने चाहिए बड़े स्केल पर। यानी कि जैसे ऐसा संकट आता है, 1000 लोगों को, 1500 लोगों के लिए बड़े स्केल पर एक जगह कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी किचन जिसमें हो, वहां पर सुरक्षित स्थान पर उनको रखा जा सके, एक तो ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जिनके डैमेजेस हुए हैं, तो जिनका घर चला गया, जमीन भी चले गई, उनके लिए गवर्नमेंट की ओर से पॉलिसी बनानी चाहिए। उनको मकान सिर्फ पैसे की शेप में नहीं, गवर्नमेंट उनको घर बना करके दे, और बना करके दे, उसमें क्या तरीका निकल सकता है, उसकी पॉलिसी बनाई जा सकती है। उस पर मुझे लगता है काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले नुकसान कम होता था इसलिए ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन अब पिछले 3 सालों से लगातार नुकसान हो रहा है, हर बार नुकसान हो रहा है और हर जगह नुकसान हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि शेल्टर होम का सुझाव आपका बहुत अच्छा है, इस पर सोचना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कुल्लू जिला के अंतर्गत भी इस तरह से बने, और उसके साथ साथ में जो दूसरे इलाके हैं जहां इस तरह का नुकसान हुआ, वहां पर इस प्रकार से व्यवस्था करें तो ज्यादा उचित रहेगा। सर, जानना चाहेंगे, आपदा कुल्लू में बहुत ज्यादा, मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे सांसद मौके पे नहीं पहुंच रहे हैं। जनता का ये सवाल है सर, हम भी मौके पे जाएं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो आने वाले हैं और आ जाएंगे। ऐसे हम बातचीत किए हैं कि सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर के प्रभावित इलाकों का दौरा करें, प्रभावित लोगों से वहां पर मिलें और जो मदद की जा सकती है उस मदद को करें। मुख्यमंत्री जी ने Thank एक you. बात और कही है सर कि अगर आप दिल्ली चलेंगे तो वो भी चलने के लिए तैयार है, तो क्या इस पर भी सोचा जा सकता है कि तो आपको चाह रहे हैं कि साथ चलेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री की जो है वो राजनीतिक बातें वो छोड़नी चाहिए। ये प्रदेश सबका है, उनका भी है, हमारा भी है, मिलकर के काम करेंगे। हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। हम अपने सभी सांसदों को ले करके, आई थिंक दिस हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब विपक्ष का नेता, पार्टी के स्टेट के भी प्रेसिडेंट, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, सभी सांसद सातों के सातों दिल्ली में जाकर के गृह मंत्री से मिले, सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, सब लोगों से बातचीत की है और मदद का रास्ता निकलेगा निश्चित रूप से इसमें। थैंक यू, थैंक सर, यू। मानवीय दृष्टिकोण की आपने बात की, लेकिन बीते कल हमने देखा कुछ कश्मीरी युवक जो जिनकी लाशें थी वो हॉस्पिटल में वैसे फेंक दी गई। रात को जब मीडिया वहां पहुंचा उसके बाद उन्हें वहां से ले जाया जा रहा था और उन्हें एक मालवाहक वाहन में वहां से भेज रहे थे। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि एयरलिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करना चाहिए था, एयरलिफ्ट किया जा सकता है। दूर का सफर है, वो कश्मीर में उनकी डेड बॉडीज पहुंचनी है तो वो पहुंचाई जा सकती थी। मुझे लगता है कि अगर बात कही है उनको उस तरह से करना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण आपदा के दौरान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।